प्यारे विद्यार्थियों प्रणाम। मैं जितेंद्र कुमार, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, जानसठ रोड का अध्यापक हूँ। छात्रों, आपने पदार्थों के बारे में पढ़ा होगा, उनकी विज्ञान में उपयोगिताओं के बारे में पढ़ा होगा। जब हम पदार्थों की बात करते हैं तो चालकता की दृष्टि से पदार्थ सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कुछ चालक होते हैं, कुछ अचालक होते हैं, कुछ परावैद्युत होते हैं। चालक पदार्थों के बारे में आप आसानी से समझते होंगे। ये वे ही पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। यानी कि चालक वे पदार्थ हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, और अचालक वे होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं होता। दूसरे शब्दों में इनको परावैद्युत भी कहा जाता है। अर्थात इन पदार्थ के अणुओं में धन आवेश और ऋणावेश दृढ़ता से बंधे होते हैं। ये इन पदार्थों के जो परमाणु होते हैं या अणु होते हैं, ये वैद्युत चालन के लिए सामान्यतः आवेश वाहक कण प्रदान नहीं करते। अगर हम बात करते हैं परावैद्युत पदार्थों की, तो परावैद्युत पदार्थों के बारे में आप समझ गए होंगे। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं, बात कर रहे हैं हम परावैद्युत पदार्थ, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये वे पदार्थ हैं जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, जिनमें धन आवेश और ऋणावेश परस्पर दृढ़ता से बंधे होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि धन आवेश का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र दोनों ही आपस में संपाती होते हैं। लेकिन जब कभी हम इन पदार्थों को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनके बीच एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। इनके बीच एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। अब आप इस चित्र के बाईं ओर वाले चित्र में देखिए, यहां धनावेश और ऋणावेश दोनों की स्थिति एक ही जगह पर है। इनके यानी धनावेश का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र परस्पर संपाती है, अर्थात ये दृढ़ता से बंधे हुए हैं। क्षेत्र के प्रभाव में आने पर धनावेश क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होता है और ऋणावेश क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित होता है। कारण आप समझते ही होंगे, चूंकि F बराबर होता है QE। ध्यान दें, यदि Q पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, opposite to electric field. If opposite नहीं, along the electric field. If charge is negative, then force is opposite to electric field. इसी वजह से यह विस्थापन क्रिएट होता है। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाएं, यदि वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को या ऐसा कहें कि तीव्रता को बढ़ाते चले जाएं, तो इनके बीच यानी धन आवेश और ऋण आवेश के बीच एक तनन पैदा होता है, एक खिंचाव पैदा होता है, और जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा ये बल बढ़ता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये सेपरेट हो जाते हैं, दे बिकम्स सेपरेट। और पदार्थ के अंदर वाहक कण उपलब्ध होने लगते हैं। अर्थात परावैद्युत पदार्थ एक विशेष वैद्युत क्षेत्र के आरोपित किए जाने पर चालन हेतु आवेश वाहक कण उपलब्ध कराने लगते हैं। इस वैल्यू को वैद्युत क्षेत्र का यह अधिकतम मान जिस पर परावैद्युत पदार्थों में आवेश वाहक कण उपलब्ध होने लगते हैं, इसे ही हम परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अलग अलग पदार्थों के लिए यह परावैद्युत सामर्थ्य भिन्न भिन्न हो सकती है। हम सामान्यतः बात करते हैं वायु की। वायु के लिए इसका मान 3 × 10⁻⁶
वोल्ट प्रति मीटर है। यानी कि जो वायु होती है, वायु के अणुओं का परावैद्युत सामर्थ्य 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर है। इस प्रकार आप समझ गए हैं कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। और ध्यान दें, वैद्युत क्षेत्र के लगाने पर अणुओं का इस प्रकार से टूटना, यह क्रिया परावैद्युत भंजन कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं छात्रों विद्युत धारिता की ओर। विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या कहा छात्रों? इसको कहा गया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये जो कैपेसिटेंस वर्ड है, बेसिकली ये कैपेसिटी से जुड़ा होता है। आखिर कैपेसिटी क्या है? ध्यान दें, अगर हिंदी में बात करें तो धारिता क्या है? धारिता का मतलब है धारण करने की क्षमता। सपोज मान लीजिएगा कि हमारे पास एक बाल्टी है और बाल्टी में 15 लीटर पानी आ सकता है, तो हम कहते हैं कि इस बाल्टी की धारिता 15 लीटर है। लेकिन अगर उसी बाल्टी में 5 लीटर पानी रखा जाए तब भी उसकी धारिता 15 ही लीटर है। बाल्टी खाली होगी तब भी उसकी धारिता 15 लीटर ही होगी। अर्थात वैद्युत धारिता इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि चालक पर आवेश क्या है। जिस प्रकार बाल्टी में हमने कहा कि अगर 15 लीटर की बाल्टी है तो उसकी धारिता 15 लीटर ही होगी, चाहे उसमें पानी 5 लीटर हो, चाहे 2 लीटर हो, चाहे ना हो। अब बात करते हैं हम वैद्युत धारिता की। तो वैद्युत धारिता क्या है? वैद्युत धारिता किसी चालक द्वारा आवेश के ग्रहण किए जाने की क्षमता को व्यक्त करती है। अर्थात किसी चालक की वह क्षमता जो उसके द्वारा आवेश ग्रहण करने को दर्शाती है, उसे हम विद्युत धारिता कहते हैं। छात्रों, आपने पहले अध्याय में पढ़ा होगा, शुरुआत वाले लेसन में ही एक फॉर्मूला आता है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इससे भी स्पष्ट है फॉर्मूले से। देखिए, जहां R, अगर हम कोई गोला ले लें और उस गोले की त्रिज्या हम कहें कि R है और इस चालक पर Q आवेश है, तो आप कहते हैं कि इस चालक का विद्युत विभव V है। अर्थात चालक का विद्युत विभव आवेश पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से अगर आप 15 लीटर वाली बाल्टी में 3 लीटर पानी भरेंगे तो ऊंचाई कम होगी, 5 लीटर पानी भरेंगे तो ऊंचाई ज्यादा होगी, 10 लीटर पानी भरेंगे तो ऊंचाई और ज्यादा होगी। यानी कि पानी की मात्रा के बढ़ने के साथ साथ वहां ऊंचाई बढ़ रही है। ठीक इसी तरह से यहाँ ये जो विभव होता है ये आवेश के समानुपाती होता है। जैसे जैसे चालक को आप आवेश देते जाते हैं, ध्यान दें, जैसे जैसे चालक को आप आवेश देते जाते हैं उस चालक का विभव बढ़ता जाता है। आखिर कब तक? इस चालक को हम आवेश कब तक देंगे? जैसे जैसे आप इसको आवेश देते हैं इसका विभव बढ़ता जाता है, और जब इसका विभव बढ़ता है तो समझ लीजिए विभव का बढ़ते रहना आवेश धारण करने की क्षमता को ही व्यक्त करता है। लेकिन क्या हम सदैव इसको आवेश देते रह सकते हैं? जी नहीं। एक सीमा ऐसी आती है कि जैसे जैसे आप आवेश देंगे तो इसके चारों ओर इसका प्रभाव क्षेत्र, वैद्युत प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, और एक स्थिति आने पर इसके चारों ओर का जो परावैद्युत माध्यम है, सामान्यतः यह वायु होता है। जो इसके चारों ओर का परावैद्युत माध्यम है, मैंने कहा सामान्यतः वो वायु है, उसका भंजन होने लगेगा। इस प्रक्रिया को हम वैद्युत आवेश का क्षरण कहते हैं। यानी कि एक सीमा के बाद आप चालक को आवेश नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप एक सीमा के बाद आवेश देने का प्रयास करोगे तो उसका क्षरण हो जाएगा। इस प्रकार समझ में आया कि
कि एक सीमा से अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता। परावैद्युत सामर्थ्य के अंतर्गत चालक को दिया गया आवेश और उसका विभव परस्पर समानुपाती होते हैं, या ऐसा कहें छात्रों Q इज इक्वल टू CV, जहां C चालक का विद्युत धारिता है, चालक की विद्युत धारिता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। किन बातों पर निर्भर करता है? स्पष्ट रूप से यह चालक की आकृति पर निर्भर करता है, स्पष्ट रूप से यह चालक के चारों ओर मौजूद परावैद्युत माध्यम पर निर्भर करता है। परावैद्युत माध्यम पर क्यों निर्भर दोस्तों? वो इसलिए करता है क्योंकि प्रत्येक परावैद्युत माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य अलग अलग होती है। जैसे हवा के लिए अलग, आप कहेंगे मोम रख दें, मोम के लिए अलग, आप कहें हम कोई गैसियस मीडियम रख दें अदर, उसके लिए अलग, तो वो उस पर डिपेंड करती है। तो यहां C क्या हुआ? C हुआ चालक की विद्युत धारिता। अगर बात करें हम विद्युत धारिता के मात्रक की और विमीय सूत्र आदि की, दोस्तों यहां धारिता को आप विद्युत धारिता ही जाने, धारिता का मात्रक और विमीय सूत्र। जब हम धारिता की बात करते हैं तो C बराबर Q अपॉन V। आप जानते हैं SI प्रणाली में आवेश का मात्रक कूलाम और विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो जब आप धारिता का मात्रक कहेंगे, धारिता का मात्रक, तो ये हो जाएगा छात्रों कूलाम प्रति वोल्ट। इसे हम कहेंगे कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को हम कहते हैं फैराड। दोस्तों ये जो फैराड होता है ये विद्युत धारिता की एक बहुत बड़ी यूनिट है, और हमारे व्यवहार में, सामान्य व्यवहार में फैराड मात्रक प्रचलित नहीं है। हमारे सामान्य व्यवहार में जो मात्रक प्रचलित है वो है माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, पिकोफैराड आदि। देखिए जो पंखे में जो आप कैपेसिटर्स देखते हैं, ये ध्यान दें, जो छत में जो पंखा लगा होता है उसमें आप इस तरह का कैपेसिटर यूज करते हैं। आमतौर पर ये कैपेसिटर 2.5 माइक्रोफैराड यानी कि 2.5 माइक्रोफैराड या 3 माइक्रोफैराड के होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उसमें नैनोफैराड और पिकोफैराड के डीसी कैपेसिटर यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद, क्या इससे छोटे मात्रक भी हैं? बिल्कुल हैं। 1 फैराड बराबर 10⁶ माइक्रोफैराड। इसी तरह से आप कह सकते हैं बराबर 10⁹ नैनोफैराड। आप कह सकते हैं बराबर 10⁻12 पिकोफैराड। स्पष्ट है कि पिकोफैराड धारिता की एक बहुत छोटा यूनिट है और सामान्यतः व्यवहार में प्रचलित है। अब बात आती है दोस्तों कि हम किस प्रकार से किसी चालक की धारिता को बढ़ाएं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला आया था, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। आप कह सकते हैं यहां से कि Q अपॉन V इज इक्वल टू 4πε0 R। ये जो Q अपॉन V है छात्रों, इसी को आप कहते हैं धारिता। C इज इक्वल टू 4πε0 R। इस सूत्र को देखने से, ध्यान दें, इस सूत्र को ध्यान से देखिए, C बराबर 4πε0 R। यहां ε0 वायु की विद्युतशीलता है, R चालक की, एक गोलीय चालक की धारिता है। तो स्पष्ट है कि C समानुपाती R। इसे देखने से ऐसा लगता है कि अगर हम त्रिज्या को बढ़ाते चले जाएं तो धारिता बढ़ती चली जाएगी, लेकिन प्यारे छात्रों यह भी एक सीमा तक ही संभव है। अगर अब हम ध्यान दें, यदि मैं त्रिज्या को 9 मीटर ले लूं, कितना? इफ आई टेक रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज इक्वल टू 9 मीटर यानी कि 9 मीटर, देन ऑब्वियसली व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस दोस्तों? इफ वी कैलकुलेट एंड विल फाइंड C इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ फैराड।
एंड इट इज एप्रिसिएबली स्मॉल, ये बहुत ही छोटा है। तो क्या समझ में आया कि 9 मीटर जितना बड़ा, देखिए 9 मीटर कितना बड़ा साइज होता है। आप मेरे हाथ में स्टिक देख रहे होंगे, ये भी 1 मीटर से कुछ छोटी है। अगर आप 9 मीटर के गोले की बात करें और उसकी धारिता भी 10⁻⁻9 फैरेड है, तो इसका मतलब ये है कि आप कितना बड़ा चालक लेंगे। 9 मीटर का गोला आपके किसी कमरे में नहीं रखा जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऊंचाई लेंटर की 12 फुट, 14 फुट, 15 फुट होती है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर होती है। कहां रखोगे इतना बड़ा गोला। इट मीन्स हम सिंगल कंडक्टर से बड़ी धारिताएं प्राप्त नहीं कर सकते। यहां ये बात सामने आई कि हम एकल चालक से, अर्थात किसी एक चालक का इस्तेमाल करते हुए बड़ी धारिताओं का प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट ऑब्टेन द बिगर कैपेसिटी यूजिंग an isolated single conductor. It means we need another conductor also. अब बात आती है कि हमें दूसरे कंडक्टर की आवश्यकता होती है। दूसरे कंडक्टर की हेल्प लेकर हम किस प्रकार से धारिता को बढ़ाते हैं। और ध्यान दें, यहीं इसी मूल में संधारित्र की मौलिक प्रक्रिया का राज छिपा है। ये देखिएगा, ये हमारा एक पहला चालक है, यह है चालक 1, चालक नंबर 1, और आपने इसको धनावेश दिया हुआ है। सपोज इसका विभव V है। आपने कहा कि इस चालक का विभव V है। अब हम एक दूसरे चित्र के पर विचार करते हैं। यहां देखिएगा, ये वही पहला चालक है जिस पर धनावेश है, और जब आप इसके समीप में कोई दूसरा उदासीन चालक रखते हैं, ध्यान दें, उदासीन चालक, उदासीन चालक से अभिप्राय दोस्तों, उदासीन चालक का मतलब होता है जिसका नेट आवेश 0 हो। अब देखिए, जब इस पर नेट आवेश 0 है और जैसे ही हम इस पहले चालक को, जो कि धन आवेशित है, जब हम इसके समीप लाते हैं दोस्तों, ध्यान दें, आकर्षण के कारण यह उदासीन चालक का ऋण आवेश अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वहीं दूसरी ओर प्रतिकर्षण के कारण धनावेश को दूर हटाता है। क्लियर, बात समझ में आई होगी। और ध्यान दें, अभी भी दूसरे चालक का जो नेट आवेश है वो 0 ही है, क्योंकि हमने आवेश उसे दिया नहीं है, नेट आवेश 0 ही है। अगर मैं इसके 2 पार्ट कर लेता हूं, इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक रूप से मैं इसके 2 भागों की कल्पना करूं, तो इस पर एक हिस्से पर ऋण आवेश है, दूसरे हिस्से पर धन आवेश है, और ये ऋण आवेश धनावेश के समीप है, जिस कारण से पहले चालक का जो विभव है वो घटकर V से छोटा हो जाता है। समझ में आया कि दूसरे चालक की उपस्थिति मात्र से ही पहले चालक का विभव घट जाता है, अर्थात उसको और अधिक आवेश दिया जा सकता है। अब हमने देखा दोस्तों, दूसरे चालक को जैसे ही हम इसके पास लाते हैं तो पहले चालक का विद्युत विभव घटने लगता है, और विद्युत विभव घटने लगता है, इसका मतलब उतने ही विभव पर लाने के लिए आप उसको और अधिक आवेश देंगे, तो चालक को धारिता बढ़ जाती है। अब आइए थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि अब मैं इस दूसरे चालक को भू संपर्कित कर दूं, अर्थ कर दूं, तो ध्यान दें, पृथ्वी चूंकि असीमित इलेक्ट्रॉनों का भंडार है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन चालक 2 की ओर आने लगते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों का आवागमन तब तक रहता है, ये इलेक्ट्रॉन तब तक आते हैं जब तक कि इसके धनावेश को उदासीन नहीं कर देते। अल्टीमेट दूसरे चालक पर केवल ऋणावेश रह जाता है, और जैसे ही दूसरे चालक पर ऋणावेश आता है तो इसके बीच में प्रबल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा इंटेंसिटी का होगा, वैद्युत जो संचित ऊर्जा होती है संधारित्र के अंदर दोस्तों, वह उतनी ही ज्यादा होगी। और आपको पता होना चाहिए, ये जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा घनत्व जो होता है, वो तीव्रता के वर्ग के समानुपाती होता है।
दोस्तों अब हमें पता चला कि संधारित्र जो होते हैं ये एक दो चालकों का एक संयोजन है। इस जो आपने डिवाइस देखी है, ये जो कंसेप्ट आपने देखा है, इसमें हमने दो चालक पास पास रखकर एक चालक को भूसंपर्कित किया है, चालक नंबर 2 को भूसंपर्कित किया है और चालक नंबर 1 को आपने धनावेश दिया है। इस निकाय को हम संधारित्र कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से एक परावैद्युत पदार्थ का स्लैब रखा हो। देखिए सामने ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। इन चालकों को, जो कि कैपेसिटर्स में हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था, इन्हें हम प्लेट कहने लगते हैं। ये फिलहाल दोनों समतल प्लेटें हैं। चालक 2 की बाहरी सतह को भूसंपर्कित किया गया है और चालक 1 को हम बाहर से धन आवेश देंगे। हमने देखिएगा इस संधारित्र की प्लेटों के बीच के स्थान में एक परावैद्युत पदार्थ का टुकड़ा रखा है। एक परावैद्युत पदार्थ का टुकड़ा हमने इसके बीच में रखा है, जिसकी मोटाई स्मॉल t है दोस्तों। और जो संधारित्र की प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी d है। अब आप देखिए ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये है परावैद्युत पदार्थ। जब हम एक परावैद्युत पदार्थ का स्लैब प्लेटों के बीच में रख देते हैं और पहली प्लेट को धन आवेश Q देते हैं, तो पहली प्लेट पर धन आवेश आ जाता है। प्रेरण के कारण इस परावैद्युत पदार्थ की बाईं सतह पर ऋणावेश उत्पन्न होता है और दाईं सतह पर धनावेश उत्पन्न होता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये पदार्थ है और यहां वायु है। अब यहां संधारित्र की प्लेटों के बीच में संपूर्ण स्थान में परावैद्युत पदार्थ नहीं है, ये कुछ हिस्से में है। ध्यान देंगे स्मॉल t का मान d से छोटा है। तो अब आप देखते होंगे तो यहां दो तरह के क्षेत्र बनेंगे। एक क्षेत्र बनेगा वायु में, ये आप देख रहे होंगे ये वायु में क्षेत्र बन रहा है। दूसरा क्षेत्र बनेगा परावैद्युत पदार्थ के भीतर बाह्य क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जिसे आप कह सकते हैं आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। बाह्य वैद्युत क्षेत्र E0 है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI है। दोस्तों आप जानते होंगे जो विभवांतर होता है वैद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। वैद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। अब आप देख सकते हैं दो अलग अलग माध्यमों में दूरियां अलग अलग हैं। परावैद्युत पदार्थ में T दूरी तक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर जो शेष रिक्त स्थान है अर्थात D-T दूरी तक उसमें वायु है। इसका मतलब क्या हुआ, T दूरी में परावैद्युत और D-T दूरी में वायु। अब हम जानना चाहते हैं कि इस परावैद्युत पदार्थ के रखे जाने से कितना विभवांतर, कितना नेट विभवांतर उत्पन्न हुआ। देखिए प्लेटों के बीच नेट विभवांतर V इज इक्वल टू V0 प्लस Vm। ध्यान दें यहां जो V0 आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है वायु के कारण उत्पन्न विभवांतर। Vm है इस परावैद्युत पदार्थ की मौजूदगी के कारण उत्पन्न विभवांतर। और विभवांतर के बारे में आप जानते हैं, विभवांतर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो दोस्तों देखिए V0 का मतलब क्या है, V0 का मतलब है
विभवांतर तब जब वायु है, Vm का मतलब है विभवांतर तब जब परावैद्युत पदार्थ है। अब आप देख सकते हैं कितनी दूरी में वायु है, वहां देखिए सामने हमने लिखा है d माइनस टी दूरी में वायु है, तो आप कह देंगे E0 इंटू डी माइनस टी। आगे आप कह देंगे EI इंटू टी। ये E0 क्या है? E0 है वायु में विद्युत क्षेत्र और इसका मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा को कहते हैं आप Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन 0, अर्थात E0 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0A। और वहीं साथ साथ दोस्तों हम EI भी लिख लें, क्योंकि आप जानते हैं परावैद्युत पदार्थ है। मान लें कि इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक K है, तो आप कह देंगे Q अपॉन K एप्सिलॉन 0A। अब देखिए E0 का मान हमारे पास है, EI का मान हमारे पास है। अगर हम इन दोनों मानों को इस रिलेशन में रखें तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? हमें मिलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0A इंटू डी माइनस टी प्लस Q अपॉन K एप्सिलॉन 0A इंटू टी। दोस्तों यहां से कॉमन आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0A इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन K। यह हुआ संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न नेट विभवांतर। छात्रों, अगर हम बात धारिता की करें तो धारिता को कैसे परिभाषित करते हैं? धारिता को परिभाषित करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता या किसी भी अन्य संधारित्र की धारिता होती है C बराबर दिया गया आवेश, जितना भी आवेश आपने दिया हो, बटे प्लेटों के बीच नेट विभवांतर। प्लेटों के बीच नेट विभवांतर। दोस्तों दिया गया आवेश Q है और विभवांतर के बारे में आप देख सकते हैं, ये लिखा है Q अपॉन एप्सिलॉन 0A इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन ए। V के इस मान को वहां रखेंगे। ओके, अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी विल हैव एप्सिलॉन 0A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन K। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट इज पार्शियली फिल्ड। जब कोई संधारित्र आंशिक रूप से भरा होता है तो उसकी धारिता का सूत्र हुआ C बराबर एप्सिलॉन 0A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन K, जहां K परावैद्युतांक है, T परावैद्युत पदार्थ की मोटाई है, D संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी है। यह हमारा अभिष्ट व्यंजक था। दिस वाज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब इसकी थोड़ी सी कुछ स्थितियां हैं, वो देखते हैं, कुछ विशेष स्थितियां। दोस्तों अभी हमने देखा, अभी हमने पढ़ा कि यह डेरिवेशन, ये व्यंजक तब है जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से माध्यम रखा हो। अब यदि हम ये कहें कि जी नहीं, आंशिक रूप से तो नहीं है, परावैद्युत पदार्थ की प्लेटों के बीच पूर्णतः माध्यम है, तो यू कैन से स्मॉल t इज इक्वल टू d। दैट इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल is filled entirely in the space between the plate of capacitor. Put there in this relation, we will have C is equal to epsilon 0A upon D minus T. You will write here. You will have C is equal to K epsilon 0A upon D. ये सूत्र आप जानते होंगे, भली भांति परिचित हैं, पिछले व्यंजक में आपने पढ़ा है। तो C बराबर K एप्सिलॉन 0A अपॉन D। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक तरह के परावैद्युत पदार्थ संधारित्र के प्लेटों के बीच रखे हों। यहां देखिए चित्र में,
मान लीजिएगा कि एक प्लेट है, परावैद्युत पदार्थ की बनी हुई है, जिसकी मोटाई T1 है, परावैद्युतांक K1 है। इसी तरह से एक दूसरा परावैद्युत है, उसकी मोटाई T2 है, परावैद्युतांक K2 है। आप देख सकते हैं मित्रों, छात्रों, दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं, यहां मैंने दो पदार्थ लिए हैं। पहले पदार्थ का परावैद्युतांक K1 है, दूसरे पदार्थ का परावैद्युतांक K2 है। दोनों की नेचर अलग है, दोनों की थिकनेस भी अलग है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि वायु का वह भाग जो घेर लिया गया वो T1 प्लस T2 होगा। तो आप इस फॉर्मूले को फिर इस शक्ल में लिखेंगे, C बराबर ε0 A अपॉन D माइनस टोटल डिस्टेंस ऑक्यूपाइड बाय डाई इलेक्ट्रिक प्लस T1 upon K1 plus T2 upon K2. In this way, we can write the expression till when we are having there more than two capacitors also. Okay, thank you very much.